10th तक ये ट्रिग्नोमेट्री एक अलग टॉपिक दिखता है, लेकिन जैसे ही आप 11th-12th में जाइएगा तो 11th-12th में जब भी आपको लिमिट्स निकालनी हो, फंक्शंस देखने हो, फंक्शंस पे वर्कआउट करना हो, आपको डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हो, इंटीग्रेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, या आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में ज़रूरत पड़े, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाएगा। इवन अलजेब्रा में भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में काफ़ी ज़रूरत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बेसिक बातें करें, जिसको हर किसी को जानना चाहिए कम से कम। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मीन्स 3, मतलब इसका डेफिनेशन कहता है कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। इट मीन्स कि अगर हमें 3 एंगल्स का मेजरमेंट करना है तो हम ट्रिगोनोमेट्री में जाते हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट कहाँ होता है? ऑब्वियसली ट्रायंगल में। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अब अगर बात एंगल्स की जाए, एंगल्स पे हम अगर बात करें तो एंगल क्या है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल हम सब लोग 9th-10th में पढ़ते हैं, जूनियर सेक्शन 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, एंगल्स बनाते हैं हम लोग। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 45 बनाते हैं, 30 बनाते हैं, 60 बनाते हैं। सबसे बेसिक एंगल जो है, जब हम ड्रॉ करना सीखते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हम 60 डिग्री का एंगल सीखते हैं। बट एंगल है क्या? तो एंगल के बारे में आप कह सकते हैं कि द इंक्लिनेशन बिटवीन two lines raised or line segments having a common vertex। 2 लाइन्स के बीच में या 2 रेज के बीच में या 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में अगर इंक्लिनेशन बनता है, झुकाव बनता है, तो इस झुकाव को, इस इंक्लिनेशन को ही हम एंगल बोलते हैं। एंगल कितने तरह के हैं ये आप बेसिक क्लासेस में जानते हैं, जिसमें 0 एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है और कंप्लीट एंगल है। ये 7 तरह के एंगल्स हैं, जिनके नाम मैं नीचे लिख देता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला 0 एंगल। अगर हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। 0 एंगल के बाद हमारा टर्न आता है एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल जिसमें ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, बट ये छोटा होगा 90 डिग्री से। इसी तरह से आता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब यहाँ थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। राइट एंगल के बाद बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल थीटा 90 डिग्री था अभी, अब यहाँ 90 डिग्री से बड़ा एंगल अगर रहे और ये छोटा रहे 180 डिग्री से, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल का मतलब यहाँ थीटा 180 डिग्रीज होते हैं। और स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का वेरिएशन यहाँ 180 डिग्री से बड़ा होता है थीटा, बट ये छोटा होता है 360 डिग्री से। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद बारी आती है कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल में थीटा एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है, और इसमें हम एक कंप्लीट रोटेशन बना लेते हैं। मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन अगर हम कहीं से करते हैं तो वहाँ हमें एंगल 360 डिग्री बन जाता है। अगर मान लीजिए कि 360 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ तो फिर 1 टर्न के बाद हम इन्हीं में से कोई एक एंगल लगा देंगे उसमें। और अगर बहुत बार रोटेशंस हो रहा है, जैसे किसी साइकिल का चक्का घूमता है, कार का पहिया घूम रहा है, घड़ी की सुइयाँ घूम रही हैं, पंखा घूम रहा है आपका,
तो नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं। इसलिए आप दोस्तों देखते होंगे कि पंखे में जो स्पीड होती है उसकी वो आरपीएम होती है, रोटेशंस पर मिनट या रोटेशंस पर सेकेंड, अगर बहुत तेज़ी से घूम रहा है तो ये घूमना जो है वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वगैरह वगैरह, बहुत तरह के सर्कुलर मोशंस हैं। तो हम लोग का टॉपिक में एंगल के बारे में हम लोग को जानना इम्पॉर्टेंट है। अब एंगल्स के बारे में जब हम जान जाते हैं तो आइए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करते हैं जिसमें हम एक राइट एंगल लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम ए बी सी जिसके वर्टिसेस हैं और यहाँ बी राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल की वजह से हम इस ट्राइंगल में ए और सी ऐसे वर्टिसेस हो गए जो कि इसके हाइपोटेनस के दो एंड पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि इस ट्राइंगल को मैंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ BC जो है बेस की तरह दिख रहा है और AB परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है, लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है दोस्तों कि अगर हम एंगल C लेते हैं, एंगल C को हम थीटा मान लेते हैं सपोज, तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल लिया जाएगा उसके सामने का जो साइड होगा, ये साइड यानी AB हमेशा परपेंडिकुलर होगा। AB इज परपेंडिकुलर कब? जब थीटा एंगल C होगा और BC हो जाएगा बेस, लेकिन कब? जब थीटा आपका C एंगल होगा। आई नो मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ बट ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई एम पॉइंटिंग इट आउट। अगर एंगल C थीटा होगा तो जिस साइड पे एंगल बन रहा है हाइपोटेनस को छोड़ के, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेनस को छोड़कर अगर बेस पे थीटा अगर किसी लाइन पे बन रहा है तो उसको हम उसका बेस मानेंगे और थीटा के सामने का बिल्कुल सामने का जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ठीक इसी तरह से अगर मान लो मैं एंगल ए को अल्फा मानता हूँ, एंगल ए को मैं अल्फा मानता हूँ, तो अगर एंगल ए अल्फा है तो इस केस में अल्फा के लिए अब BC जो होगा यानी अल्फा के सामने जो साइड है BC, ये BC साइड अब परपेंडिकुलर बन जाएगा और AB खुद बेस बन जाएगा। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि फॉर एंगल थीटा एंड फॉर एंगल अल्फा, अल्फा एंगल के लिए और थीटा एंगल के लिए। अब अल्फा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए एंगल C के पास हम लोगों ने क्या बात किया? थीटा एंगल के लिए AC तो सबसे पहले डिफाइंड है कि ये हाइपोटेनस है, ये क्या है? हाइपोटेनस। और अब बारी आती है बेस की, तो BC जो है थीटा के लिए बेस बन गया और इसमें AB जो है थीटा के लिए वो परपेंडिकुलर हो गया। AB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों। उसी तरह से एंगल अल्फा के लिए AC अभी भी हाइपोटेनस ही होगा, बट यहाँ अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस BC, जो थीटा के लिए बेस था वो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो जाने वाला है। तो अब BC मेरा क्या है? BC इस बार बन गया परपेंडिकुलर और AB क्या बन जाएगा? वाइस वर्सा ये बेस बन जाएगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर एंगल बदलेगा दोस्तों तो एंगल बदलने का मतलब है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल गया तो इसका मतलब होता है कि आपके बेस और परपेंडिकुलर्स इंटरचेंज हो जाएंगे जैसे ही आप एंगल बदलते हैं। और यही कारण है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ एंगल इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट थीटा एंगल एंड अल्फा एंगल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बेसिक बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड, and it will not let you create any confusion further while you are doing calculations in your trigonometry. Now let us proceed forward. तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अब कि इस ट्रायंगल में अब हमने ये बात तो कंप्लीट कर ली है कि A B
सी, ट्राइंगल में बी राइट एंगल है, सी थीटा है और एंगल ए अल्फा है। अब एंगल ए अल्फा है तो हम किसी एक एंगल को लेके चलते हैं फिलहाल, बाकी दूसरे एंगल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। तो अगर हम बात करें फॉर एंगल थीटा, अगर हम थीटा एंगल को लेकर के चलते हैं तो थीटा एंगल के लिए ए बी जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर को अब हम P लिखेंगे, स्मॉल p, बेस को हम स्मॉल b लिखेंगे और हाइपोटेनस को हम स्मॉल h लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इन तीन चीजों में से आप कोई दो चीज सेलेक्ट करो और उसकी एक रेशियो बनाओ, तो हम पहले P और H को ले लेते हैं। तो P और H की रेशियो हमने बनाई। उसी तरह से हम एक बार बेस और हाइपोटेनस की रेशियो बना लेते हैं। अब इन दोनों में हाइपोटेनस तो कॉमन था, परपेंडिकुलर और बेस नहीं था, तो हम एक इस बार रेशियो बना लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो बना लेते हैं। अब इन रेशियोज का कुछ नाम रखा जाना है, तो इनका नाम हम रख देंगे साइन रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से कोसाइन रेशियो रिप्रेजेंट करेगा बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को। उसी तरह से हम नाम रख देते हैं टैंजेंट परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। बस हम रेशियो के नाम रख रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि इनका उल्टा भी रेशियो बने, तो भाई उलट देते हैं इन रेशियोज को। हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, अब लिखते हैं हाइपोटेनस बाय बेस और लिखते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो कि साइन का उल्टा था, तो हम लोग इसको नाम रख देते हैं कोसेकेंट। इस रेशियो का नाम रख देते हैं हम लोग सेकेंड, और इस रेशियो का नाम रख देते हैं हम लोग, क्योंकि ये टैंजेंट का होता है तो कोटैंजेंट नाम रख देते हैं, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये जो रेशियोज हैं, आप अक्सर देखते होंगे बुक्स में हेडिंग लिखी रहती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये असल में राइट एंगल ट्राइंगल के तीन में से किसी दो साइड के रेशियोज हैं, और यही टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन लंबे लंबे नामों को हम छोटा करेंगे, और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, जैसे एंगल्स जब बात कर रहे थे हम, कि यहाँ एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रेशियो हम लेंगे उसमें परपेंडिकुलर या बेस डिपेंड करेगा उस एंगल पे। तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम हम छोटा तो करेंगे ही, उसके साथ हम इसका जो एंगल, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बात करता है, उस एंगल को भी हम लेंगे। तो हम ये सारी बात अभी थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन में से हम लोगों ने SIN, ये सुनने में सिन जैसा लगता है, लेकिन हम इसे कभी सिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम साइन थीटा ही बोलेंगे इसको, ठीक है। उसी तरह से कोसाइन में से हम COS, पहले 3 लेटर्स को हम लोग ले लेते हैं, तो ये बन जाता है कॉस थीटा। उसी तरह से टैंजेंट में से हम शुरू के 3 लेटर्स TAN ले लेते हैं, तो ये बन जाता है टैन थीटा। उसी तरह से कोसेकेंट में हम अगर शुरू के 3 लेटर्स ले तो ये कोसाइन जैसा बन जाएगा, तो इसलिए हम इसमें से ऑल्टरनेट 3 लेटर्स ले लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं CSC, कॉसेक थीटा। उसके बाद सेकेंड में से हम पहले 3 लेटर्स ले लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा। कोटैंजेंट में से भी हम पहले 3 लेटर्स ले लेते हैं, तो ये बन जाता है कॉट थीटा। और अब कॉट थीटा, क्योंकि हमने एंगल दिया, इसको साइन को दिया हमने थीटा, कॉस को दिया थीटा, टैन को दिया थीटा, कॉसेक को दिया थीटा, तो एंगल भी हमारा क्लियर है। एक बात दोस्तों जान लीजिए आप कि कभी भी साइन और थीटा अलग नहीं है, वो बिल्कुल एक है। कभी भी साइन थीटा में से साइन को और थीटा को अलग करने की भूल ना करें आप, ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि P/H है, P/H, बट इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम
पी किसको ले रहे हैं, थीटा के लिए पी ले रहे हैं हम किसको, ए बी को, तो हम लिखेंगे ये ए बी बाई हाइपोटेनस जो है वो ए सी है। इसी तरह से कॉस थीटा जो कि बी बाई एच था हमारा, इसको हम लेंगे, बेस है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, तो हम लोग लिखेंगे बी सी बाई ए सी। इसी तरह से टैन थीटा होता है पी बाई बी जो कि हमारे लिए क्या है, ए बी बाई बी सी, तो हम ए बी बाई बी सी लेंगे इसको। उसी तरह से कॉसेक थीटा जो हम साइन लिखे हैं, साइन का ही उल्टा हमें लिख देना है कि ये एच बाई पी होता है और ये ए सी बाई ए बी हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा एच बाई बी होता है और सेक थीटा का रेशियो हमने बी सी बाई ए सी लिया था, तो ये ए सी बाई बी सी हो जाएगा। इसी तरह से कॉट थीटा के लिए हम बी बाई पी लेते हैं, तो इसका रेशियो टैन का उल्टा यानी बी सी बाई ए बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यही सारा वैल्यू, तो ये काम हम लोगों ने किया है फॉर थीटा, इसी तरह से आप कर सकते हैं फॉर अल्फा। अल्फा एंगल के लिए भी आप साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, कई लोग कई तरह की चीज़ें बताते हैं, जैसे साइन थीटा बी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टैन थीटा बी बाई बी होता है। अगर ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद हो जाए, जो बिगिनर्स के लिए है, बिल्कुल शुरुआत जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की है, तो इनको याद करने के लिए आपके पास टेक्निक कई हैं। कुछ इस तरह की भी बात है कि एक सिंपल सा इंग्लिश का स्टेटमेंट है जिसमें कहा जाता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक। तो ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट लग रहा है दोस्तों। अब इस इंग्लिश के स्टेटमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टेटमेंट में बदल सकते हैं कुछ सिंबल्स डाल करके मैथमेटिक्स के। आइए देखते हैं, सम के बाद इज इक्वल्स टू डाल दिया हमने, पीपल हैव के बाद बीच में एक डिवीजन का सिंबल डाल दिया, कॉमा डाल दिया यहाँ पे, करली के बाद इक्वल्स टू डाल दिया, ब्राउन हेयर के बीच में एक डिवीजन डाल दिया, कॉमा, टाइटली इज इक्वल्स टू पुल्ड बैक। अब इंग्लिश का ये स्टेटमेंट, इंग्लिश का ये एक सेंटेंस बन गया मैथमेटिक्स का लाइन। इसमें पहला लेटर जो है, हर वर्ड का पहला लेटर, एस फॉर साइन पी बाई एच, सी फॉर कॉस बी बाई एच, टी फॉर टैन पी बाई बी। तो आप याद रख सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक से कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। इस तरह से आपको बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर याद रहेंगे तो आप उसके बाद बाकी भी लिख सकते हैं। इस तरह के और भी कई छोटे छोटे ट्रिक्स और चीज़ें लोग याद रखते हैं जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, जैसे कि पी बी बाई एच बी फॉर SCT। इस तरह से लोग लिखते हैं, बट बच्चे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं टेक्निक, ये अपने दिमाग की उपज होती है ताकि आप उसको इजी बना सकें और अपने याद करने के लिए उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इन टेक्निक्स पे मत जाइए। मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्ट बेस की चीज़ याद रखें कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इस केस में। और इस तरह से अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो फिर आपको टेक्निक याद रखने की या ये सेंटेंस याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको अपने लिए याद रख सकते हैं। अब आइए हम लोग वैल्यूज़ पे आगे बात करते हैं। इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री के मेन टॉपिक में जाएं और कैलकुलेशंस की बात करें, हमें कुछ बेसिक बातें कर लेनी चाहिए। चलिए हम इस पर बेसिक बात करेंगे। बेसिक बातों में हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले
जो रेशियोज हमने लिखे हैं उन रेशियोज में बहुत सारे रिलेशंस हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब रेशियो डिसाइड किया अभी, तो रेशियो डिसाइड करते समय ही हम लोगों ने ये बात कही थी कि साइन थीटा p/h को मान रहे हैं हम, तो h/p हम मानेंगे कॉसेक थीटा को। तो आइए उसी रिलेशन को थोड़ा हम देखते हैं कि दोस्तों अगर कभी भी साइन थीटा अगर है p/h, कॉस थीटा है b/h और टैन थीटा है p/b, इनका जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट उल्टा अब लिखेंगे कि कॉसेक थीटा को हम CSC लिखते हैं, CSC कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू h/p, तो h/p लिख देते हैं। सेक थीटा को हम लिखेंगे h/b, और इसी तरह से टैन थीटा को हम लिखेंगे टैन थीटा का रेसिप्रोकल को यानी कॉट थीटा को हम लिखेंगे b/p। तो अब जब ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो एक बात तो यही ऑब्वियस हो जाती है कि अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को इंटू करें तो हमें क्या मिलने वाला है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को इंटू अगर करें हम, यानी हम p/h को इंटू कर रहे हैं h/p से, तो ये इंटू होकर के हमें प्रोडक्ट 1 मिल जाता है। h से कैंसिल आउट हो जाएगा और p से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कभी भी अपने नोटबुक में आप कैंसिल कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन के शीट में कभी आप लिख करके काटिएगा मत जब आप डिवाइड करते हो उसको, क्योंकि ऐसा करने से आपके मार्क्स कटेंगे। बिकॉज जो एग्जामिनर है वो जब कॉपी चेक कर रहे हैं आपकी, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत लिखा था और आपने उसे काट दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जानते हैं कि आपने कैंसिल किया है, डिवाइड किया है, बट वो चाहें तो आपकी मार्क्स कट कर सकते हैं। फॉर दैट इज वाई ये एडवाइस है आप सब लोगों को कि आप कभी भी लिखने के बाद उसको कट मत कीजिए। रादर आप क्या करो कि आप p/h लिखो, आप लिखो इंटू h/p आप लिखो, और नेक्स्ट लाइन में सिर्फ आप 1 लिखो। इट मीन्स कि अंडरस्टूड है ये बात कि जो h से डिवाइड होने वाला है तो वो उससे कैंसिल आउट होगा, और p से डिवाइड होने वाला है तो वो उससे कैंसिल आउट होगा। इस हिसाब से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे कि ये हमारा पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया दोस्तों। अब चलिए इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 1 मिलेगा। आप इसको डिराइव कर सकते हैं ठीक इसी तरह से, एक लाइन का प्रूफ होगा। इसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है और ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। इसी तरह से और हम लिख सकते हैं क्या, अब अगर इस पहले फॉर्मूला को हम लेके बढ़ते हैं आगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन और कॉसेक इंटू में है तो इज इक्वल टू 1 है। अब कॉसेक थीटा अगर इंटू में यहाँ से उधर 1 की तरफ जाता है तो ये डिवाइड में जाएगा, और हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। या अगर हम इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइन को ना ले जाकर हम कॉसेक को ना ले जाकर हम साइन को लेकर अगर जाएं तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो हमें एक रिलेशन से 3 रिलेशंस मिले, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा को अगर हम फॉरवर्ड करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा हम लोग के पास। तो अब ये 2 रिलेशन हमारे पास और उसी एक रिलेशन से डेराइव हो गए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये रिलेशंस हमें मिल गए। तो दोस्तों जैसे ही ये रिलेशंस हमें मिले, हम लोग इन रिलेशंस को एक बार मुंह से बोल करके याद कर लेते हैं। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा,
और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा। आप इसको बार बार 10 बार बोलिए ताकि आपकी जो है आदत बने, और जब भी आपके मुंह से ही निकले तो आपके दिमाग को नहीं काम करना पड़े। आप इसको बोलिए मन में या मुंह से बोलिए और आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे थोड़ा आपको फॉर्मूला याद होने लगेगा और आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा मैथमेटिक्स में। ट्रिगोनोमेट्री इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। आप सोच सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जब भी आता है तो ट्रिगोनोमेट्री आपके मैथ्स को हमेशा स्ट्रॉन्गर करने के लिए आता है। अगर एक इंसान बिना बैकबोन के हो तो वो किस तरह का होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। वो बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा हुआ होगा और वो उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी बच्चे की ट्रिगोनोमेट्री वीक है तो वो बच्चा अपनी मैथमेटिक्स को खड़ा भी नहीं कर सकता है अपने पैरों पे। दैट इज वाई ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज बेसिक्स को आप बार बार लिखो, बार बार करो और प्रैक्टिस करो उसकी। अब आइए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखें, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम अगर हम करते हैं तो वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। मीन्स द सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेसिस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। मतलब अगर इस बात को हम लिखें तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो बस लैंग्वेज में है बट उसका इंटरप्रिटेशन यही है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हम ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे, अगर हम साइन थीटा जिसके न्यूमरेटर में p है और डिनोमिनेटर में h है, अब इसी से मिलता जुलता एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो होगा cos थीटा, जिसमें बेस डिनोमिनेटर दोनों का हाइपोटेनस ही है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है, और न्यूमरेटर भी वैसे हैं जिनमें p और b है। और इस रिलेशन में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि p का स्क्वायर और b का स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, h स्क्वायर मिलेगा। अब दोस्तों आइए हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें। अगर हम साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लें, साइन थीटा का होल स्क्वायर ले लें और कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले लें, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में थीटा के पहले साइन के जस्ट ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। आई मीन टू से कि साइन थीटाज होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही बात है दोस्तों। कभी भी आप साइन थीटा का होल स्क्वायर देखो और साइन स्क्वायर थीटा देखो तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप इसको बेटर समझते हो तो इसको यूज करो, आप इसको बेटर समझते हो तो इसको यूज करो। बट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जनरली इसको ही यूज करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी एंगल का भी स्क्वायर होता है, तो एंगल का स्क्वायर, बट इसको आप कभी ऐसा मत समझना कि आप इसको साइन थीटा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। ये दोनों में से कोई भी इसके बराबर नहीं है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट साइन थीटा स्क्वायर कभी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल नहीं समझना है दोस्तों। अब हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन की जो वैल्यू थी पी और एच के फॉर्म में हम रख देते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू थी बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाना है, हमारा एच स्क्वायर आ जाना है, और एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब ये रिजल्ट 1 दे देगा। तो पता चला हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर्स का रिलेशन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर्स का रिलेशन हमें मिला। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इज इक्वल्स टू 1, इस एक रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, आइए इस पे बात करें। हम लोग लिख सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो कॉस को हम उधर ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा।
अगर मान लो हम लोगों ने कॉस थीटा को उधर नहीं लिया होता, हम लोग साइन थीटा को अगर उधर ले जाते तो बचता कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हम लिख सकते थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से टोटल 4 फॉर्मूलाज हमें इस एक बेस फॉर्मूला से डिराइव होकर के मिलता है। इसी तरह के कुछ रिलेशंस, जैसे ये रिलेशन साइन और कॉस के लिए हुए, इसी तरह से रिलेशन हमें और मिल सकते हैं किसमें, अगर मान लो कि हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे फिर ढूंढ लें जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो। तो डिनोमिनेटर सेम होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें tan थीटा मिलता है और sec थीटा मिलता है, लेकिन sec थीटा में तो न्यूमरेटर में h है और tan थीटा में न्यूमरेटर में p है। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस यानी h सबसे बड़ा साइड होता है, तो इसका मतलब कि sec बड़ा है और tan का न्यूमरेटर छोटा है। तो अगर इसी फॉर्मूला पे हम बात करें एच स्क्वायर में, अगर हम पी स्क्वायर को इधर ले आए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से ही मिल जाता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है। सिमिलरली अगर कभी हम पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, सॉरी पी स्क्वायर को तो इधर लाया ही था, अगर हम सपोज बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो हमें मिलता कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन भी हमें मिल सकता था। तो चलिए अभी हम इस पे बात करते हैं कि हमारे पास सेक थीटा है और टैन थीटा है, तो सेक के न्यूमरेटर में एच है और टैन के न्यूमरेटर में पी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सेक थीटा के स्क्वायर में से टैन थीटा का स्क्वायर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई? इसलिए घटाएंगे क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाने पे हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर मिलेगा, और जैसा कि हमने नोट किया था कि सॉरी बेस का स्क्वायर मिलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटाएंगे अगर हमें तो बी का स्क्वायर मिलेगा। और हमने नोटिस किया था कि टैन थीटा और सेक थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में बी था, तो अब अगर बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये रिलेशन भी हमें शायद 1 दे दे। देखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसके बाद हम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम लोगों ने न्यूमरेटर में ले लिया। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब ये रेशियो कैंसिल आउट होकर के हमें दे देता है 1। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस एक रिलेशन से हम इसी तरह से 4 रिलेशंस और निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम टैन स्क्वायर थीटा को, अब जब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन गया ये, अब यहां से हम इस 1 को अगर सेक के तरफ ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हमारे लिए है। अब इसी फॉर्मूला को दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर हम कर दें तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अब ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये 4 फॉर्मूला और अलग से एक ये फॉर्मूला मिला। अब जो बचे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे हमने साइन और कॉस को ले लिया था, यहाँ पे टैन और सेक को ले लिया, अब बारी आती है कॉसेक और कॉट की। तो कॉसेक और कॉट में फिर हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में पी कॉमन है और ऊपर हाइपोटेनस है कॉसेक में और कॉट में बी है। तो अब ये रिलेशन यूज हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम इसका यूज करके उसको डिराइव कर ले सकते हैं। तो सिंपली हम लिख देते हैं इसको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक को हम लिखेंगे सी एस सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इससे फिर हम डिराइव कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और फिर हम 1 को इस फॉर्मूला से 1 को इधर ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 वगैरह बन सकता है। तो इस तरह से हम इधर भी 5 रिजल्ट और डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें ओवरऑल बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। अब इस पूरे बोर्ड पे जितने भी हाईलाइट किए हुई बातें हैं वो सब एक फॉर्मूला है।